एक ऐसा बयान दिया है जिसने कांग्रेस में तो हलचल मचा दी है, सियासत में भी गर्माहट पैदा कर दी है। दिग्विजय सिंह ने अपने धुर विरोधी संगठन आरएसएस की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर साझा करते हुए संघ की शक्ति की तारीफ की, जिसमें मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने इस तस्वीर के साथ पोस्ट में लिखा कि आरएसएस के संगठन की शक्ति का ही नतीजा है कि आरएसएस का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर सीएम और पीएम बना है। यह संगठन की शक्ति है। दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पीएम नरेंद्र मोदी को टैग किया है। सीडब्ल्यूसी यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। अब इस तस्वीर के मायने क्या है? दिग्विजय सिंह जो हमेशा से आरएसएस के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते रहे, उनकी मुखालफत करते रहे, अचानक से आरएसएस के बारे में इतनी तारीफ क्यों? क्या दिग्विजय सिंह कोई संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं? सीडब्ल्यूसी की बैठक के पीछे, सीडब्ल्यूसी की बैठक के पहले दिग्विजय सिंह कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं? विस्तार से करेंगे, चर्चा करेंगे। देश का सवाल, क्या दिग्विजय सिंह को आरएसएस बीजेपी से प्रेम हो गया? देश का सवाल, क्या दिग्विजय सिंह ने राजनीतिक मजबूरी में यह पोस्ट की है? देश का सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और देश का सवाल, क्या दिग्विजय सिंह सचमुच कांग्रेस में बदलाव चाहते हैं? देश का सवाल, क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को आईना दिखाना चाहते हैं? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बातों को समझेंगे। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे सवाल हैं जो अपने आप में कई सारी चीज़ों को खड़ा करते हैं। एक बार जानेंगे और देखेंगे कि आखिर स्थिति क्या है। मेहमानों का परिचय मैं आपके साथ करा देना चाहता हूं। शरद त्रिवेदी जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं, इकबाल अहमद नेता कांग्रेस हैं, अरविंद जयतिलक जो कि वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अरविंद जयतिलक के पास चलूंगा, उनसे टिप्पणी जानने की कोशिश करूंगा। अरविंद जी, दिग्विजय सिंह की आरएसएस को लेकर इस टिप्पणी को, इस तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आते हैं? संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था हूँ। और जो मुझे कहना था मैंने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कह दिया। संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? अरविंद जयतिलक मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, आप एक बार अपने फोन को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज मिल रही है सर? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही, बताएं। हाँ, शकील बदायूनी का एक शेर है मनोज जी कि भेज दी तस्वीर लिखकर उनको, ऐ शकील आपकी मर्जी है चाहे जिस नजर से देखिए। क्या बात है। दिग्विजय सिंह कोई साधारण लीडर नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर रहे हैं, और उसकी मीटिंग से ठीक पहले अगर वो टैग करते हैं तो उसके ढेर सारे निहितार्थ हैं। क्या यह समझा जाए कि 2026 में दिग्विजय सिंह की राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो रही है, उसको लेकर उनके अंदर बेचैनी है? या आप देख लीजिए, दिल्ली से लेके हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में जिस तरह उनकी कोई पूछ नहीं हुई टिकट बंटवारे में, और जिस तरह कांग्रेस में उनकी कमजोर होती पकड़ साफ दिख रही है, क्या वह कोई बेचैनी है? या कांग्रेस के दरमियान आप उसके अंदर खाने में देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी की लगातार जो है पराजय होती जा रही है, और जिस तरह से कुछ नेताओं के इशारे के दम पर जो है राहुल गांधी ढेर सारे फैसले ले रहे हैं, क्या वो बेचैनी है? क्या दिग्विजय सिंह ही अकेले ये इस चीज को उठाए हैं, या इनके पीछे एक बहुत बड़ा समूह है? इसके ढेर सारे मायने हैं। दिग्विजय सिंह कच्चे खिलाड़ी नहीं है। आपको याद होगा जब मुंबई विस्फोट के बाद किस तरह जो है अजीज बर्री की किताब का इन्होंने, जब उसका जो है उसमें शामिल हुए थे, किताब को लेकर के अपनी बात कहते,
26/11 आरएसएस की साजिश और किस तरह आरएसएस के खिलाफ जहर उगले थे, फासिस्टवादी कहते सुने जा रहे थे, और आज अचानक जो है आरएसएस की तारीफ करना, प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करना, ये यूं ही नहीं है। यह कहीं ना कहीं जो है, ये दिग्विजय सिंह अपना जो एक स्पेस जो है चाहते हैं कांग्रेस में, जो पहले उनको था आज की तारीख में नहीं है। तो यह केवल दिग्विजय सिंह तक ही सीमित न माना जाए, बल्कि उनका जो टैग है, उनके जो अपने विचार हैं, और जिस तरह कांग्रेस लगातार केंद्रीय होती जा रही है, उसके विकेंद्रीकरण की मांग किए हैं, और जिस तरह वो संकेत दे रहे हैं राहुल गांधी को कि भाई आप ठीक है कि आप सरकार की जो नीतियां उसको लेकर के आलोचना करें, उसके खिलाफ प्रतिरोध का प्रस्तावना तैयार करें, लेकिन कांग्रेस में जो जो स्थिति कमजोर होती जा रही है, संगठन जिस तरह बदहाल होता जा रहा है, उसको लेकर के भी कम से कम समय दीजिए, वक्त दीजिए, उस पर चर्चा कीजिए, विमर्श कीजिए। तो दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं जो इन सवालों के जरिए कांग्रेस के बीच जो है एक सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस हाईकमान इसको किस रूप में लेता है। अब आने वाले 1-2 दिन में उसका भी स्पष्टीकरण हो जाएगा। मनोज जी, एक चीज तो मैं मानता हूं, आपका जो आकलन है, आपका राजनीतिक विश्लेषण है, उसको मैं एक चीज मानता हूं, क्योंकि 2026 में दिग्विजय सिंह की राज्यसभा की जो सीट है, अभी चूंकि दिग्विजय सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं और वो राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, और मध्य प्रदेश से एक राज्यसभा की सीट आएगी जिस सीट पर अभी दिग्विजय सिंह हैं, और जानकारी में ये आया है कि उस सीट से कांग्रेस ने इस वक्त जो तेलंगाना की प्रभारी है मीनाक्षी नटराजन, उनका नाम तय कर रखा है। यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की जो राज्यसभा की सीट है, वो सीट अब मीनाक्षी नटराजन के पास जाने वाली है। मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश से राज्यसभा की सदस्य हो जाएंगी। हालांकि कमलनाथ का नाम भी चल रहा है, लेकिन राहुल कैंप से मीनाक्षी नटराजन का नाम करीब करीब तय माना जा रहा है। अब जब ऐसी स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में दिग्विजय सिंह का यह बयान तब, जबकि प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उनके हिसाब से संगठन में नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं। हाल ही में उनके बेटे, जिन्हें कि प्रदेश अध्यक्ष के पद का दावेदार माना जा रहा था, जीतू पटवारी ने एक छोटे से जिले का जिला अध्यक्ष बना दिया है। ये तलखियां वहां से निकल कर आई हैं। और जिस आरएसएस पर दिग्विजय सिंह हमेशा कटाक्ष करते थे, कमेंट करते थे, आज अगर उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो इसके मायने कैसे देखे जाएं। बहुत सुलझे हुए, बहुत समझदार राजनेता दिग्विजय सिंह रहे हैं। दिग्विजय सिंह संकेतों में ज्यादा खेलते हैं, लेकिन कभी कभी अपने पार्टी को बड़े संकट में डाल देते हैं। अब जब संकट में डालते हैं, तो जवाब इकबाल अहमद साहब से भी पूछा जाएगा। इकबाल जी, क्या वाकई कांग्रेस संकट में है दिग्विजय सिंह को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं। दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है, जिस बात को उन्होंने इस बात को रखा है कि आरएसएस के लोग या आरएसएस के अध्यक्ष ये हमेशा कहते रहे, संचालन लोग, कि हम राजनीति से हमारा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन आप देखिए कि मोदी जी आरएसएस के फाउंडर मेंबर कह लीजिए, चाहे उनके जमीनी कार्यकर्ता कह लीजिए, तो उन्होंने इस बात को रखा कि देखिए, एक जमीनी कार्यकर्ता जो आरएसएस में जुड़ा रहा शुरू से, उसको ले जाके मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री पहुंचा दिया। कहना उनका ये था तत्पर। और उनकी आइडियोलॉजी, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, वो हमेशा आरएसएस यही चाहती है कि हम उन्हीं पदों पे बिठा दें जहां से हमारी आइडियोलॉजी को देश में रखा जाए। तो दिग्विजय सिंह ने इस बात को कहा है, और उन्होंने इस मकसद से कहा है, ना कि इसलिए कहा है कि उनके लोगों की, उन्होंने अभी भी एक बयान दिया है कि मैं हमेशा विरोध करता हूं, आरएसएस का भी विरोध करता हूं, और मोदी जी के विचार के जो आज देश हाहाकार मचा हुआ है, देश में परेशानियों का दौर देखने को पड़ रहा है, तो मैं उसका भी विरोध करता हूं। नहीं, तो जमीनी कार्यकर्ता कौन नहीं है? जमीनी कार्यकर्ता क्या प्रियंका गांधी नहीं है? जमीनी कार्यकर्ता क्या राहुल गांधी नहीं है? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि इनमें से किसी को प्रधानमंत्री गांधी परिवार से नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री किसी जमीनी कार्यकर्ता का होना चाहिए? अच्छा, आप ये बताइए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज कहां से आए हैं? एक जमीनी कार्यकर्ता ही तो थे जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। वो भी चुन के, ना कि पर्ची से बनाए गए हैं। बीजेपी में तो पर्ची से तो थोड़ी सी तारीफ, इसमें थोड़ी सी तारीफ, या कोई एक फोटो कांग्रेस का भी लगा देते जिसमें यह दिखाई दे कि जमीनी कार्यकर्ता देखिए कहां से कहां पहुंच गया।
क्या जाता, एक फोटो और लगा देते, दोनों की तारीफ हो जाती, दोनों बैलेंस हो जाता। यहां तो आईना दिखाने की कोशिश की गई है ना। तो उन्होंने आईना दिखाया आरएसएस को, उन्होंने जनता को आईना दिखाया है कि जनता को बता दें कि जो जो आरएसएस बार बार कहती है कि मुझको राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, मैं तो एक सेवक हूं, लेकिन वो सेवक नहीं, सेवक को पैदा करते हैं उन जगहों पे बिठाने के लिए जहां उनकी आइडियोलॉजी को एडॉप्ट कर लिया जाए और देश में उसको लागू किया जाए। अब वो हो रहा है देश में और वो दिख भी रहा है। तो दिग्विजय सिंह ने ये देश को बताया है, आईना दिखाया है कि देखो ये अपने कार्यकर्ताओं को हर जगह बिठाना चाहते हैं और उन मुकामों पर बिठाना चाहते हैं, उन कुर्सियों पर बिठाना चाहते हैं जहां से हमारी विचारधारा को लागू किया जाए। बड़ा संकट में डाल देते हैं दिग्विजय सिंह के बयान पूरी कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टियों को, कांग्रेस नेताओं को। इकबाल अहमद साहब से हम पूछने की कोशिश कर रहे थे, इकबाल अहमद साहब की ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, इसलिए वो गोल गोल घुमाने लगे। इस घुमाने में कभी वो आरएसएस की तारीफ भी करने लगे, वो कहने लगे कि देखिए आरएसएस के लोग ज़मीन से जुड़े लोगों को कैसे आगे बढ़ाता है। जिस आरएसएस की तारीफ हमने सुनी नहीं हाल फिलहाल में, और राहुल गांधी लगातार कोस रहे हैं। राहुल गांधी तो विदेशों में जाकर आरएसएस को कोस रहे हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने कहा कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर, तमाम देश के इंस्टीट्यूशन पर आरएसएस कब्जा कर रहा है और उसी आरएसएस की तारीफ। अरे मैं बताता हूं मनोज जी, हाँ। मनोज जी यही बात दिग्विजय सिंह बताना चाहते हैं। क्या बता रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी यही बात बताना चाहते हैं क्या बता कि ये अपने लोगों को हर जगह बिठा के और अपनी ही विचारधारा को थोपना चाहते हैं देश को। आप कंफ्यूज्ड हैं थोड़ा सा, मुझे लगता है। मैं नहीं कंफ्यूज हूं। मुझे लगता है कि जो दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है, एक बार उस ट्वीट को मैं पीसीआर से कहूंगा कि दिखाएं स्क्रीन पर, उसके बाद सुनाया जाएगा, इकबाल साहब को भी बताया जाएगा। लेकिन शरद त्रिवेदी मेरे साथ मौजूद हैं। शरद जी, अभी हाल ही में मैं आपको बता दूं, एक बार उनका ट्वीट पढ़वा देते हैं। वो लिखते हैं दिग्विजय सिंह के ये चित्र बहुत ही प्रभावशाली है, किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। राहुल गांधी जी, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, लेकिन कृपया आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर भी ध्यान दीजिए। जिस तरह चुनाव आयोग में सुधारों की जरूरत है, ठीक उसी तरह कांग्रेस में भी सुधारों की जरूरत है। अपने संगठन सृजन से शुरुआत भी की, लेकिन हमें व्यवहारिक विकेंद्रीकृत कार्यप्रणाली की जरूरत है और मैं जानता हूं कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप में ऐसा करने की क्षमता है। दिक्कत सिर्फ यह है कि इसके लिए आपको तैयार करना आसान नहीं है। यह 19 दिसंबर का पोस्ट है जिसमें राहुल गांधी को दिग्विजय सिंह ने आईना दिखाया था और कहा था कि आपके अंदर क्षमता है, लेकिन परेशानी यह है कि आपको तैयार करना इसके लिए आसान नहीं है। इकबाल साहब, ये आईना है जो दिग्विजय सिंह राहुल गांधी को दिखा रहे हैं, ये तलखियां हैं जो शब्दों में निकल कर आ रही हैं। जवाब शरद त्रिवेदी साहब से। मनोज जी, देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को और संघ से कोई परहेज नहीं है कि जो गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए आजादी के बाद, जो सपना इंदिरा जी ने पूरा किया था 17 सितंबर 1969 को। अब ये समस्या जो है ये वैड्रा कांग्रेस की है, ये इंदिरा कांग्रेस की है, ये कांग्रेस की समस्या नहीं है। कांग्रेस तो खत्म हो गई थी 69 में, लेकिन आप देखें कि 34 में जब वर्धा में जो संघ की बैठक हुई थी उसमें गांधी जी खुद आए थे। गांधी जी ने संघ में जाति न होने की तारीफ करी थी, संघ में अनुशासन की तारीफ करी थी। अंबेडकर जी 39 में आए थे पूना वाले मीटिंग में, वहां पे उन्होंने तारीफ करी थी संघ की। उन्होंने कहा था कि संघ में जिस तरह की समानता की भाव है, कोई अस्पृश्यता नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है,
उसके बाद पटेल जी ने तारीफ करी थी कि जो संघ में देशभक्ति की भावना है, उस देशभक्ति की भावना को पूरे देश में हमें फैलाना चाहिए। नेहरू जी ने 63 में संघ को बुलाया था, जो 26 जनवरी के परेड में। तो ये समस्या संघ की और कांग्रेस की कभी नहीं रही है, लेकिन वो कांग्रेस जिसने आजादी दिलाई थी या जिसने आजादी में काम किया था, वो कांग्रेस खत्म हो चुकी थी। ये इंदिरा कांग्रेस है जिसको समस्या आई थी, क्योंकि ये लाए थे इमरजेंसी में संघ के लोग खिलाफ थे, इमरजेंसी में पूरे संघ को जेल में कर दिया गया था। उसके बाद आप देखें कि जब जब कांग्रेस में कोई सवाल पूछता है तो उसको सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। हाल में आपको याद होगा कि G23 बना था संगठन इनका, जिसमें जो इनके पुराने मंत्री थे वो कह रहे थे कि भाई आप सच्चाई को देखिए, हकीकत को देखिए। ये तैयार नहीं थे। उनमें से एक एक करके सब छोड़ के चले गए। उसमें कपिल सिब्बल जी चले गए, उसमें जो ये एक आपको नाम बता रहा हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, हेमंत बिस्वा शर्मा चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, गौरव वल्लभ चले गए, और एक एक करके इनके सारे नेता छोड़ के जा रहे हैं। अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि करें तो क्या करें। और दिग्विजय सिंह जी बड़े नेता हैं, उन्होंने अगर कोई ऐसी गलती करी थी जो 26/11 में, उस गलती को वो सुधार रहे हैं। अब उनको भी समझ में आ रहा है कि संघ क्या है। संघ का न जाति से मतलब है, न देशद्रोहियों से कोई लेना देना है। संघ जो है राष्ट्र निर्माण का काम करता है, संघ शिक्षा का काम करता है, संघ कल्चरल रिवाइवलिज्म का काम करता है। संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और ये अब कांग्रेस के एक एक करके सब नेताओं को समझ में आ रहा है, और सब एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। अगर जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, अगर उस पे ये अमल करे, तो मुझे लग रहा है शायद भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। वैड्रा कांग्रेस जो है उसकी ज्यादा, मुझे नहीं लग रहा उम्र ज्यादा रह गई है। अभी जो है 3 राज्यों में सिमट के रह गए। मुझे लग रहा है अगले चुनाव में शायद वहां से भी ये गायब हो जाएंगे। अरविंद जी मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, चूंकि वैसे तो बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन एक छोटी सी फहरिस्त बता देता हूं। जिस संघ की तारीफ कर रहे हैं, जिस आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं कि संघ के एक स्वयंसेवक को, प्रचारक को देखिए बीजेपी कहां से कहां पहुंचा देती है। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जब इस शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम हुआ था संघ का, उसके ठीक बाद दिग्विजय सिंह ने अपने निवास स्थान भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस वक्त ये कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं तो वो अपना मेंबरशिप फॉर्म दिखाएं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि भाई हिंदू धर्म की तुलना संघ से की जाती है, यह सनातन का अपमान है, यह नहीं कहना चाहिए। उन्होंने संघ के ऊपर यह भी आरोप लगाया था, संघ के ऊपर आरोप लगाया था कि मुसलमानों के खिलाफ लगातार संघ के लोग अपराध जहर उगलते रहते हैं, तमाम उनके प्रचारक। मतलब ऐसा कोई समय नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने संघ के खिलाफ बात नहीं की हो, संघ के प्रचारकों के खिलाफ बात नहीं की हो, बीजेपी के खिलाफ बात की हो। और वो तो नरेंद्र मोदी से चैलेंज कर रहे थे कि अगर वो संघ के प्रचारक हैं और संघ के अगर कार्यकर्ता हैं तो वो अपना मेंबरशिप फॉर्म दिखा दे। और आज वो तारीफ कर रहे हैं। 19 दिसंबर को वो राहुल गांधी को आईना दिखा रहे थे कि भाई आपको संगठन को बदलने की जरूरत है। तो अरविंद जी, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह के अंदर है जो कुछ घुमड़ रहा है। दिग्विजय सिंह मुझे लगता है कि अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी का एक बड़ा धड़ा है जो लगातार राहुल गांधी, गांधी परिवार और जितने भी कांग्रेस के रणनीतिकार हैं उनमें ये दबाव बना रहा है कि साहब दिग्विजय सिंह की जो एक छवि है वो बहुत नकारात्मक हो गई है, उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, आपको इनको किनारे करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी कुछ दिनों पहले दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया था, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसमें दिग्विजय सिंह ने कहा कि साहब जो इस देश में मुसलमानों के साथ हो रहा है, बांग्लादेश में इसका रिएक्शन है। आप सोचिए ये बयान कैसा है। बाद में तमाम पार्टी के नेता प्रवक्ता बगलें झांकते हुए दिखाई दिए। बीजेपी को मौका मिल गया, संघ को मौका मिल गया, संघ वालों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश जाने की सलाह दे दी। तो ये साफ दिखाई दे रहा है, भले इकबाल जी गोल गोल जलेबी बना रहे हो, लेकिन दिख रहा है राहुल गांधी को आईना दिखाना, ये बताना कि राहुल जी आपको ये करना चाहिए, लेकिन आपको समझाना बहुत मुश्किल है। यानी कि वो बता रहे कि मैं आपको लगातार समझा रहा हूं। और एक वो समय था जब राहुल गांधी का गुरु दिग्विजय सिंह को कहा जाता था। बिल्कुल मनोज जी, देखिए इसको 2-3 संदर्भों में समझना होगा।
2004 से राहुल गांधी जी संसदीय जीवन की शुरुआत किए और लगभग जो है 2 दशक से अधिक हो गया और लगातार जो है पार्टी को हार का ही स्वाद चखाते आ रहे हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बेचैनी अपनी है। लेकिन यह एक सच यह भी है कि दिग्विजय सिंह से कांग्रेस को बहुत अधिक लाभ भी पहुंचा है। जिस तरह से वो लगातार जहर उगलते रहे आरएसएस के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, जिस तरह से वो मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के अपना एक नैरेटिव फैलाते रहे, जिस तरह से किताबों के विमोचन में जाकर के आरएसएस पर हमला किए, उसका लाभ भी मिला है। इससे कांग्रेस इनकार नहीं कर सकती है। आज की तारीख में जब हिंदू जनमानस तेजी से आगे बढ़ा है अपने आस्था को लेकर के, उसका अपना जो है एक एक आयाम है, तो उसको अगर कांग्रेस को खतरा लग रहा है कि नहीं दिग्विजय सिंह इसके लिए दोषी हैं, तो मुझे लगता है कि यह जो है दिग्विजय सिंह पचा नहीं पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक और है, उसको दूसरे नजरिए से भी देखा जाए। मेरा मानना है कि दिग्विजय सिंह इतने ये जो है कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि ये सारी बातों को यहां तक कह देंगे कि आपको मनाना आसान नहीं है। मुझे तो लगता है कि इसके पीछे प्रियंका गांधी का भी एक अपना जो है समूह है, जो कि संगठन को लेकर के उनको भी एक बेचैनी है। और मुझे लगता है कि इसमें कई किस्म से पाला बदला गया है और एक दिग्विजय सिंह अभिव्यक्ति के तौर पर जो है वो अपनी जुबान चलाए हैं, वो तय किए हैं। तो इसको इस नजरिए से भी देखना जरूरी है। दिग्विजय सिंह को खारिज कर देना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होगा। दिग्विजय सिंह के पास जो है ढेर सारे कांग्रेस के ऐसे जो है चीजें मौजूद है जो कभी भी कांग्रेस को जो है बेपर्दा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दिग्विजय सिंह एक कांग्रेस के लिए एक आग भी है, उनसे कोई भी कांग्रेसी खेल नहीं सकता है। आपने सही कहा कि राहुल गांधी के जो है गुरु हुआ करते थे, तो गुरु के पास तो शिष्य की जो एक अपनी जो चाहे उपलब्धि हो, चाहे उसकी नकारात्मकता हो, वो सारी चीजें तो उनके पास तो उपलब्ध है ही है। आज दिग्विजय सिंह संगठन की बात कर रहे हैं कि संगठन की तरफ भी आप देखिए तो वो यूं ही नहीं कर रहे हैं, अचानक नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे ये मान के चलिए कि कांग्रेस के तमाम ऐसे लीडर हैं जो देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार राहुल के नेतृत्व में गर्त में जा रही है, क्यों न प्रियंका को सामने लाया जाए। तो क्या एक नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के कांग्रेस के दरमियान अंदर जो है दिग्विजय सिंह एक 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 कह सकते हैं कि एक अभिव्यक्ति के तौर पे उनको आगे किया गया है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। आने वालों में आप आज दिनों में देखिए आप कि 6 महीना 4 महीना के बाद कांग्रेस संगठन में जिस तरह 1-2 लोगों की चल रही है, टिकट बंटवारे से लेकर के आपने देखा भी कि बाकी सिर्फ नेता जितने थे उनको किनारे लगा दिया गया था। उनके जो कैंडिडेट थे, उनके जो लोग थे जिनको टिकट मांगा गया था, उनको भी टिकट नहीं मिला था। बिहार में आप जो शकील साहब को आपने देखा कि किस तरह से निकल करके चले आए हैं। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है। यह साधारण बात नहीं है दिग्विजय सिंह का कहना। दिग्विजय सिंह अपनी केवल राज्यसभा की सदस्यता का नहीं है कि वह जो है वो अच्छी तरह जानते हैं कि अब उसको आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस के पास अब इतनी ताकत भी नहीं है कि उसको आगे बढ़ा पाएगी, लेकिन अपनी पॉलिटिकल स्पेस को बनाए रखना और अपनी जो उनका अपना जयवर्धन जो उनके सुपुत्र है उनकी जमीन को तैयार करना, ये सारी चीजें हैं। इसके पीछे मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर ही जो है, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल है, एक बहुत बड़ा समूह है जो संगठन में। मुझे लगता है आपने ठीक कहा अरविंद जी। मुझे लगता है इसकी शुरुआत तो परिवारवाद से करनी चाहिए, जो बीजेपी बड़े जोर जोर से जिस बात को कर रही है। आप दिग्विजय सिंह राज्यसभा सदस्य हैं, उनके बेटे पदाधिकारी हैं। आपने देखा असल में इसकी शुरुआत घर से ही हुई। घर से मतलब मध्य प्रदेश से हुई। जब मध्य प्रदेश की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जब कैबिनेट का गठन हुआ तो जयवर्धन जो उनके बेटे हैं वो बहुत जूनियर थे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने कहा कि नहीं, उसे कैबिनेट मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। अब कमलनाथ ने कहा कि भाई मैं उसे कैबिनेट मिनिस्टर बनाऊंगा और बाकी के जो और वरिष्ठ उनको राज्य मंत्री बनाऊंगा। तो आपने पहली ऐसी सरकार होगी जिसमें सभी जितने भी मंत्री थे वो सारे के सारे कैबिनेट बना दिए गए, एक भी राज्य मंत्री नहीं थे। उसके पीछे केवल जयवर्धन सिंह और दिग्विजय सिंह जी का ये। लेकिन तमाम सारी परिस्थितियों के बीच ये भी बात सही है, दिग्विजय सिंह एक बड़े नेता है। दिग्विजय सिंह की जड़ें कांग्रेस में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां पर उनकी जड़ें ना हो। मध्य प्रदेश के हर जिले में आज भी उनके कार्यकर्ता हैं। देश में चाहे वो उत्तर प्रदेश आप चले जाएं, बिहार चले जाएं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने से लोगों को जोड़ा, कार्यकर्ताओं को जोड़ा, नेताओं को जोड़ा, आउट ऑफ वे जाकर उन्हें पद दिलवाए, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कराया, उनके लिए टिकट के लिए लड़ाई लड़ी। इसमें कोई शक नहीं कि दिग्विजय सिंह हमेशा अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। लेकिन अब यह भी बात सही है कि धीरे धीरे उनका प्रभाव कम हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी के इर्द गिर्द अब दूसरे लोग सलाहकार के तौर पर
और ऐसे सलाहकार आ गए हैं जिन सलाहकारों से प्रियंका गांधी भी खुश नहीं है, उन सलाहकारों से मल्लिकार्जुन खड़गे भी खुश नहीं है, और उनके जो फैसले होते हैं उससे तमाम जर्नलिस्ट और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, मतलब कई कांग्रेस के प्रवक्ता नेताओं से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने यही कहा है कि भाई करें तो क्या करें, राहुल गांधी को सलाह कौन दे। तो दिग्विजय सिंह जो बात कर रहे हैं बात सही है, लेकिन यह भी सही है कि उनको थोड़ा सा पीछे हटकर और एक जो नई पौध है या जो नए लोग हैं उनको आगे करके करना चाहिए कि चलिए भाई मैं भी हटने को तैयार हूं, और तमाम ऐसे बड़े लोग वो भी हटें और नए लोगों को आगे बढ़ाया जाए, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया जाए। इकबाल जी। नहीं, अभी शरद जी कह रहे थे, हमारे बीजेपी के नेता शरद जी कह रहे थे कि सरदार पटेल के बारे में बता रहे थे, उनके बारे में। तो सरदार पटेल जी ने आरएसएस पे बैन लगाया था, ये भी उनको याद होना चाहिए। जो आप बोलने लगे कि सरदार पटेल जी ने तारीफ की थी, तो वो बैन लगाने वाले सरदार पटेल जी थे। दूसरी चीज, राहुल जी के बारे में हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो अरविंद जी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि राहुल जी के रहने पर गर्त में जारी कांग्रेस। वो वक्त याद होना चाहिए कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव जीता गया था। एक साथ 3-3 राज्य में सरकार बनी थी, उन्हीं के नेतृत्व में हार भी गए थे। अब मेरी बात तो पूरी होने दीजिए मनोज जी। जब उनके नेतृत्व में 3 राज्य में सरकारें बनी, और इस बात को क्यों भूल जाते लोग हैं, उन सरकारों को मध्य प्रदेश में तोड़ी गई, बीजेपी के लोगों ने उसको तोड़ लिया, सीबीआई और ईडी के दबाव में तोड़ ले गए। और दूसरी चीज कि राहुल जी ने जिस तरीके से जनता के बीच में अपने आप की पैक्ट बनाई है, उन गरीबों, मजदूरों, किसानों और महिलाओं के बीच जाके मिले हैं सड़कों पर, वो 10,000 किलोमीटर चले हैं, 6,000 एक बार चले, 4,000 एक बार चले, तो पदयात्रा उन्होंने की है, लोगों के बीच से गई वहां सरकारें चली गई। आप जो श्रेय राहुल गांधी को दे रहे हैं, इसी पदयात्रा के बाद उन्हीं सब राज्यों से सरकारें चली गई। इकबाल जी, वो तो चुनाव आयोग अगर इनको उनके गोद में ना रहे, इनके रिमोट कंट्रोल से चुनाव आयोग ना चले, तो एक भी सरकार नहीं बन सकती है। आप देखिए ना, राहुल जी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बात कर रहे हैं। देखिए मनोज जी बार बार राहुल जी चिल्ला रहे हैं। देखिए थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन हिमाचल में आपकी सरकार बन गई, तेलंगाना में आपकी सरकार बन गई। मैं तो ये कहता हूं कि पिछला जो बंगाल का विधानसभा चुनाव था, बीजेपी ने पूरे देश में किसी भी राज्य में इतनी ताकत के साथ चुनाव नहीं लड़ा जितना बंगाल का लड़ा था, क्योंकि मैं खुद बंगाल में था और यह लग रहा था कि शायद इस बार सत्ता पलट हो जाएगी, लेकिन यकीन मानिए बीजेपी जीत नहीं पाई पश्चिम बंगाल में। तो आप थोड़ा व्यवहारिकता में आइए। अगर एसआईआर पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे, सारी जितनी भी संस्थाएं हैं उन पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे। अब दिग्विजय सिंह, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, अब कहा जा रहा है कि साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया डग रहे, ईडी का था। अरे ज्योतिरादित्य सिंधिया को सफोकेशन हो गया था, यही दिग्विजय सिंह ने उनको उन्हीं के इलाके में इतना घेर दिया था कि जो उनके कट्टे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनके आसपास खड़ा कर दिया, मंत्री बनवा दिया, उनको इतना अपमानित किया, उनको छोड़कर जाना पड़ा। कमलनाथ ने कह दिया जाओ सड़क पर उतरना, तो उतरता हो, तो सड़क पर उतर गए, पूरी सरकार को भी सड़क पर उतार दिया। तो आप इन चीजों को भी तो ध्यान रखिए। नहीं, राहुल जी पर इस तरीके से कटाक्ष करना ये अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी क्योंकि बात राहुल नहीं? जी ने जिस तरीके से, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत बीजेपी ने झोंकी, लेकिन नहीं जीत पाई ममता बनर्जी के आगे, और मां माटी मानुष वहां पर जीता। मैं बीजेपी पे कटाक्ष करूंगा तो राहुल गांधी को हकीकत भी दिखाऊंगा। और यकीन मानिए इकबाल जी, कांग्रेस के तमाम नेताओं को मैंने सुना है कि राहुल गांधी को आईना पसंद नहीं है। आप आईना नहीं दिखा सकते, आप कड़वी चीजें नहीं बता सकते। और मुझे लगता है कि पुरानी बात है, पुराना दोहा है कि निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छपाए। जो अपनी निंदा प्यार से सुनता है, समझता है, उसको उसका फायदा मिलता है। अब आप कह रहे हैं हमारे नेता राहुल गांधी पर आप कटाक्ष कर रहे हैं। अरे मैं तो आईना दिखा रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। और हो सकता है कि इस डिस्कशन से अच्छी बातें कांग्रेस अगर उठा ले, जिसका जिक्र शरद भी कर रहे हैं, जिसका जिक्र अरविंद भी कर रहे हैं, और आपकी बातों से हो सकता है कि कुछ अमृत निकल के आ जाए जो कांग्रेस के काम आ जाए। इकबाल जी, भाई देखिए, राहुल जी पूरी कोशिश करते हैं कि उन कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करें,
उन जनता के एक एक लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं, वो उन महिलाओं से, पीड़ित महिलाओं, जहां भी कोई मामला आता है सबसे पहले राहुल गांधी देश में खड़े होते हैं और उनको अपने गले से लगाते हैं, उनके आंसू को वही पोंछते हैं। लेकिन अगर अगर ये चीजों को बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी गलत कर रहे हैं, तो राहुल गांधी गलत कर रहे हैं। अगर कोई चीज सच है और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, जनता एक दिन समझेगी और इस बात को मान लेगी कि राहुल गांधी हिंदुस्तान का एक ऐसा नेता है जो सच की लड़ाई लड़ता है। शरद जी। मनोज जी, देखिए, एक कहावत है कि हमको हमको अपनी खबर नहीं यारो, तुम जमाने की बात करते हो। तो ये पहले अपनी खबर ले लें, इनके खुद के नेताओं ने इनके बारे में क्या कहा है। मैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा कि मैं 3 महीने दिल्ली में मैंने कैंप किया है, मैं राहुल जी से मिलना चाहता था, मुझे मिलने का मौका नहीं मिला और वो इनको छोड़ के चले गए। जितिन प्रसाद जी को इन्होंने मौका नहीं दिया, वो छोड़ के चले गए। ये सिलसिला तो बहुत समय से चल रहा है। अंबेडकर जी को हराने का काम इन्होंने किया। बाबू जगजीवन राम जो सबसे बड़े दलित नेता थे भारत के, उनको इतना जलील किया गया कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इन्होंने सीताराम केसरी जी के साथ इन्होंने क्या किया है। वो G23 में 3/4 नेता छोड़ के चले जा चुके हैं। लेकिन ये अभी यही कह रहे हैं कि नहीं साहब, समस्या जो है वो हम देखेंगे, हम समझेंगे। अरे वो इनकी घर की समस्या है, ये समझें। पहले राजमाता आई थी, फिर राजमाता जब फेल हो गई तो उन्होंने कहा कि भी राजकुमार को लाया जाए। अब राजकुमार जी फेल हो गए तो राजकुमारी को लाया जा रहा है, क्योंकि राज परिवार के ही हाथ में सत्ता को रहना है। पार्टी जो है इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके बाहर सत्ता या ताकत या कहीं डिसोल्यूशन ऑफ पावर कहीं नहीं होने वाला है। और समस्या उनके घर की है, ये समस्या बाहर खोज रहे हैं। अभी जैसे अहमद भाई ने कहा कि साहब राहुल जी ने पदयात्रा करी थी, जब पदयात्रा शुरू करी थी उस समय नेता प्रतिपक्ष का पद गुजरात में कांग्रेस के पास था। जब पदयात्रा खत्म करी तो वो भी इनका जो नेता प्रतिपक्ष का पद भी इनके हाथ से चला गया। तो ये इनको हकीकत देखने की जरूरत है, इनको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। कभी आरएसएस को कोसते हैं, कभी आरएसएस के हक में बोलते हैं, कभी ये राहुल जी जो है विदेश जाके भारत के बारे में अपमानित बात करते हैं। जिस तरह शर्मल शेख में मानी मनमोहन सिंह जी ने जाके घुटने टेक दिए थे, उस तरह की घटना तो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई। उन्होंने कह दिया कि हम लोग बलूचिस्तान में शामिल हैं, जो देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जो इनको भारत की संप्रभुता पे, भारत के लोकतंत्र पे इतना विश्वास है कि विदेशों को बुला रहे हैं, जिनको भगाने में हमको 150 साल लग गए, कि नहीं आइए आप हमारे देश में, हमारी लोकसभा लोकतंत्र को हमारे आके बचाइए। तो जो खोखलापन है इनके यहाँ, जो इनकी सोच में खोखलापन है, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसके साथ रहें, किसको छोड़ें। कभी ये हिंदू बन जाते हैं, कभी ये जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं। लोगों के एक गोत्र होता है, इनके 2 गोत्र हैं। पुष्कर में इनका गोत्र था अरविंद जी मेरे साथ मौजूद हैं, कश्यप, उसके बाद इनका गोत्र हो गया दत्तात्रेय। तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, मंदिर जाएं ना जाएं, कहाँ मत्था टेके, कहाँ घुटने टेके, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। उसी का नतीजा है कि आज ये 3 पर सिमट के रह गए और अगले चुनाव में मुझे नहीं लग रहा है कि ये 3 मेरे साथ मौजूद हैं। इकबाल जी, मुझे लगता है कि जब राजीव गांधी अकस्मात राजनीति में आ गए, क्योंकि एक ऐसा हादसा हुआ, लेकिन राजनीति में आए तो राजीव गांधी ने सीखने की बहुत कोशिश की। और तमाम लोग जो कांग्रेस के लोग हैं वो बताते हैं, चाहे छोटा नेता, कई सारे नेता जो उनके साथ के थे, बताते हैं कि राजीव गांधी चाय बनाकर भी देते थे, चाय बनाकर पिलाते थे। एक बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने बताया कि जब यूपीए की सरकार थी और मैं केंद्रीय मंत्री था तो राहुल गांधी से मिलने जाता था तो राहुल गांधी टेबल पर बैठकर मुझसे बात करते थे और मैं खड़े होकर बात करता था और मुझसे कहा भी नहीं जाता था कि बैठ जाओ, और फर्स्ट नेम से बुलाते थे। हमने विधानसभा में सुना कमलनाथ को कमल करके बात करते हुए। राहुल गांधी इनोसेंट है, राहुल गांधी सीधे हैं। राजनीति की जो पेचीदगियां होती हैं, जो चतुरता होती है, जो एक शातिरता होती है, मुझे लगता है राहुल गांधी में नहीं है। वो इनोसेंट है, वो सीधे दिखते हैं। मुझे लगता है जो उनके अंदर है वही वो बाहर दिख जाता है। और शायद इसलिए कारण है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, पदयात्रा करने के बावजूद भी, क्योंकि जो अच्छाई है वो अच्छाई है, करने के बावजूद भी वो अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में बात बन नहीं पा रही है, उठ नहीं पा रहे हैं। सत्ता एक बड़ा कारण हो सकता है। अरविंद जी मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे लगता है कि सहमत होंगे इस बात को लेकर कि राहुल गांधी सीधे हो सकते हैं, इनोसेंट हो सकते हैं, दिखते भी हैं, जो अंदर है वही कहते हैं। और शायद यही कारण है
कि ऐसे बहुत सारे राजनेता हैं जो राजनीति में अपने इस व्यवहार और इस नेचर के कारण वो फेल हो गए, नहीं चल पाए। मुझे लगता है शायद ये एक बड़ी परेशानी है जो राहुल गांधी की सफलता में या राहुल गांधी के ऊपर जाने में कहीं ना कहीं रोड़ा बन रही है। अरविंद जी। इस देश की जनता जो है सभी को मौका देती है। ऐसा नहीं है कि जो लोग देश हित की बात करें या राजनीतिक दल के तौर पर जो है राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करें, जनता उसको मौका न दे। कांग्रेस को जो है दशकों तक मौका दिया रहा सवाल राहुल गांधी जी का, तो उनको कितना गंभीरता से लेती है इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपनी अभिव्यक्ति को किस रूप में जनता के सामने व्यक्त करते हैं। आप अगर सरकार की आलोचना करते हैं, बेशक आपको आलोचना का अधिकार है, लेकिन आप जो है उस आलोचना को इस आयाम तक ले जाते हैं कि आप राष्ट्र के खिलाफ उठ खड़े होते हैं, स्टेट के खिलाफ जंग की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी एक लोकतांत्रिक देश की जनता को यह पसंद नहीं होगा। आप जब देश के जवान जो है घुस करके पड़ोसी देश जो आतंकवाद का प्रश्रय देता है उसकी कमर तोड़ते हैं, तब भी आप सवाल उठा देते हैं कि भाई अपने देश का जो है जहाज वहां पर गिरा, अपने देश के सैनिक मारे गए। आप जो है चीन की तरफदारी करते नजर आते हैं, जो हमेशा जो है भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पर जो है भारत के खिलाफ वो अपना जो है आवाज उठाता रहा है। ऐसे में क्या देश की जनता को ये चीजें सामने नहीं आती है कि वो उनका मूल्यांकन करे? मुझे लगता है कि इस चीज का कोई मतलब नहीं कि राहुल गांधी जी कितना जो है नादान है, कितना जो है बहुत सामान्य है, कितनी साफगोई से बात करते हैं। बस सवाल इस बात का होता है कि वो राष्ट्र हित में वह कितना जो है कदम उठाते हैं या सरकार के साथ कितना कंधा जोड़ते हैं। आप देखिए, जब भी कोई सरकार, भारत सरकार कोई अच्छा काम करती है, उसकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। यानी सरकार की आलोचना करते करते कांग्रेस को जो है राष्ट्र विरोधी फ्रेम में फिट करते हुए नजर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी देश की जो सम्मानित जनता है जो है ऐसे राजनीतिक दल को पसंद करेगी। आप बिहार में आपने देखा कि किस तरह से वो सवाल उठाते हुए देखे गए और किस तरह एक छठ पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री के ऊपर तंज करते नजर आए। तो मुझे लगता है कि वो अपनी बात को जिस रूप में रखना चाहते हैं उसके बजाय जो है कुछ इस ढंग से रखते हैं ताकि वो जनता को भ्रमित कर सके। तो मुझे लगता है कि 21वीं सदी की ये जनता है, आपकी ठीक है पैदल आपने यात्रा किया, लोगों से आपने कनेक्ट किया, उसका सम्मान है, लेकिन आप जो है राष्ट्र के लिए कितना जो है आगे बढ़ करके सरकार के साथ अपने आप को जोड़ करके देखते हैं, इसका भी मूल्यांकन होता है। इकबाल जी जो है एक विपक्षी दल जी लास्ट प्रतिक्रिया दे दीजिए। इकबाल जी। अरविंद जी, मनरेगा महात्मा गांधी जी का नाम से बनाई गई, वो मजदूरों की गारंटी थी। मजदूरों की जो 20 साल पहले बनाई गई थी ये गारंटी, रोजगार गारंटी। आप बताइए कि ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है मोदी जी की, इनको गांधी जी से इतनी परेशानी है। वो राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता का मनोज जी नाम थोड़ा समय दीजिएगा। राष्ट्रपिता का नाम लेना इनको इतना दुश्वार होता है कि उनका नाम हटा दिया गया, उस गारंटी को बदल दिया गया, 40% उठा के प्रदेशों को दे दिया गया कि ये किसी भी तरह से योजना खत्म हो जाए। इन मजदूरों की योजनाओं को खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है सरकार, होने नहीं देंगे राहुल गांधी जी। हम लोग सड़कों पे उतरेंगे इसके लिए। इकबाल जी, जैसे एसआईआर में मात खा गए ना, राजनीति के बहुत सारे समीकरण जैसे एसआईआर में मात खा रहे, इसमें भी मात खा जाएंगे, क्योंकि मजदूर मिल नहीं रहे मजदूरी के लिए, और मजदूरों के अकाउंट में आजकल सरकारी योजनाओं की, फ्रीबीज योजनाओं का इतना पैसा मिल रहा है ना कि मजदूरी करने अब कोई जा नहीं रहा है। मैं बता रहा हूं, मात खा जाएंगे। यही एक स्टेटिक्स है, आपको समझना पड़ेगा राजनीति का। ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी ने बिना प्लानिंग के ये सब कर लिया हो, उसका ये ना पता चलोगा इसके नफे नुकसान क्या होंगे। अरविंद जी। हाँ मनोज जी, 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, शरद पवार साहब कृषि मंत्री थे, मुझे अच्छी तरह याद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोदामों में हर वर्ष 60,000 करोड़ का अनाज सड़ जाता है, अब गरीबों में बांटिए। शरद पवार ने कहा कि मेरे पास बांटने के लिए कोई तंत्र नहीं है। अब उनसे सवाल पूछा जाए कि आज सरकार कैसे लोगों तक जो है अनाज पहुंचा रही है। आप तो शुगर केन के जो लॉबी थी उसके दबाव में आकर के उस अनाजों को सड़ा करके क्या बनाया जाता था किसी से छिपा नहीं है। तो आप जो नाम बदलने की बात कर रहे हैं, तो जनता नाम से कोई मतलब नहीं,
उसके पास डिलीवरी क्या हो रही है, उसके पास क्या और पहुंच रहा मुझे है लगता सरकार है की कि योजनाओं। अगर इसका लिटमस टेस्ट आपको परखना है तो जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है उन राज्यों में इसी जैसे एसआईआर, आप बिहार में एसआईआर को लेकर चुनाव में गए थे, फेल हो गए। आप इसी योजना को लेकर विधानसभा में चले जाइए, कहीं भी चेक कर लीजिए, फिर आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि आपको समझना होगा कि जनता क्या देखना चाहती है, क्या समझना चाहती है, किस चीज को फील ले रही है। और ये फिलहाल आज के दिनों में बीजेपी इस फील को बहुत अच्छे से जमीन से उठाती है और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में मिसिंग है। और अगर दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं तो इसे समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो विस्तार से मेरे साथ इस चर्चा में